हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे आज ही के दिन हुए यानी 29 तारीख 29/7/2002 शिफ्ट 1 में जेई मेन के मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में। आइए एक एक क्वेश्चन को अपन प्रॉपर्ली डिस्कस करें और देखें कि ये पेपर कैसा रहा। पहला क्वेश्चन, ये मेमोरी बेस्ड है तो बच्चों से डाटा कलेक्टेड है और जो बच्चों से डाटा कलेक्ट करके क्वेश्चन बनाए गए उनको अपन पूरा डिस्कस कर रहे हैं। ओके, पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन पर बेस्ड सिंपल सा सवाल है। टी अपन को दे रखा है, यहाँ पर टी कितना दे रखा है और √x+4 और अपन को dx/dt निकालना है एट t = 4। यहाँ पर एक छोटी सी बात, सबसे पहले अगर t की वैल्यू अपन 4 इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो 4 = √x+4, तो क्लियरली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए dx/dt, तो दोनों डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और t का डेरिवेटिव 1 आने के बाद √x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/2√x इंटू dx/dt, ये निकल के आ गया और 4 का डेरिवेटिव वापस से 0 निकल के आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो dx/dt विल कम आउट टू बी 2√x और t = 4 पर x की वैल्यू कितनी है 0, तो इसके अंदर अपन पुट कर देंगे x 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पर बेस्ड सिंपल सा समेशन ऑफ सीरीज, इस सीरीज का सम अपन को निकालना है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ये सम k/101 निकल के आता है तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी। इस सीरीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं, समेशन जनरल टर्म अगर लिखें n की वैल्यू n × n+1 × n+2, लेकिन n की वैल्यू शुरू होगी 2 से और 2 से लेकर कहाँ तक 99 तक जा रही है। n को 2 रखो, देखो फर्स्ट टर्म बन रहा है, n को 3 रखो, सेकंड टर्म बन रहा है एंड सो ऑन। तो इस सीरीज का सम अपन को चाहिए। जब भी डिनोमिनेटर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर। तो इसको अपन लिखेंगे n = 299। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मेथड है। न्यूमरेटर में लिखेंगे n+2 माइनस n, ऊपर 2 बच रहा है तो कोई खास बात नहीं, बैलेंस करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये जो सीरीज है ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। n = 2 to 99, n+2 कटेगा 1/n × n+1, यहाँ से n कटेगा 1/n+1 × n+2। स्टैंडर्ड सीरीज, स्टैंडर्ड मेथड। अब आइए इस चीज़ को अपन लिख देते हैं हाफ। n की वैल्यू 2 से शुरू होगी, 2 रखेंगे तो 1/2 × 3 माइनस, यहाँ 2 रखेंगे 1/3 × 4 प्लस, फिर 3 रखेंगे तो 1/3 × 4। देख रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, 4 × 5 एंड सो ऑन। n की वैल्यू हम 99 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/99 × 100 माइनस, यहाँ पर निकल के आएगा 99 रखने पर 100 × 101। जैसे अपन इन सबको जोड़ेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास केवल क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हाफ इंटू 1/2 × 3 माइनस 1/100 × 101। इसको अपन किसके बराबर कर देंगे, k/101 के बराबर कर देंगे। जैसे ही आप इसको k/101 के बराबर करेंगे, सॉल्व करते ही सिंपल कैलकुलेशन और k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5047 होल/600। सो करेक्ट आंसर निकल के आएगा सेकंड। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पर बेस्ड एक और सवाल। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर हैं और उन फैक्टर का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होते हैं तो हम सबसे पहले क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उनका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है क्या। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर हैं और उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 20। तो अपने को मेथड पता है, 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और यहाँ जो 20 न्यूमरेटर में आएगा उसको लिखेंगे 40 माइनस a माइनस 20 माइनस a होल/20 माइनस a इंटू 40 माइनस a। ऐसे इसके ऊपर भी 20 आएगा जिसको लिखेंगे 60 माइनस a माइनस 40 माइनस a होल/40 माइनस a इंटू 60 माइनस a एंड सो ऑन। यहाँ तक गाड़ी पहुँच जाएगी। 200 माइनस a माइनस
180 माइनस ए होल अपॉन 180 माइनस ए इंटू 200 माइनस ए। मेथड ऑफ डिफरेंस बन गया, डिफरेंसेस बनने को बिल्कुल रेडी है। 1/20 यहाँ पर आएगा 1/20 माइनस ए 1/40 माइनस ए, प्लस यहाँ पर अपन देखेंगे 1/40 माइनस ए 1/60 माइनस ए, एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास निकल के आएगा 1/180 माइनस ए माइनस 1/200 माइनस ए। डिफरेंस सीरीज बन रही है, टर्म्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये हो गए। तो यहाँ पर जो हमारे पास सम निकल के आया इस सीरीज का, वो फाइनली निकल के आ गया 1/20 1/20 माइनस ए माइनस 1/200 माइनस ए। अब ये सीरीज का सम अपने को कितना दे रखा है, 1/256। अब तो एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक बनती है, जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये चीज निकल के आएगी a² माइनस 220a प्लस 1696 इक्वल टू 0, जिसके सॉल्यूशन आ जाएगा a इक्वल टू 8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल थ्योरम दोनों को कंबाइन करके सिंपल सा सवाल है। z अपन को दे रखा है 2 + 3 आयोटा, अपने से वैल्यू पूछी गई है z की पावर 5 z कॉन्जुगेट की पावर 5। थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है, क्वेश्चन थॉट में इजी है तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है इसमें। z की पावर 5 आ गया 2 + 3 आयोटा की पावर 5 प्लस 2 - 3 आयोटा की पावर 5। दोनों को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दें तो काफ़ी सारे टर्म कटने लग जाएंगे। आपके पास बचेगा 2 टाइम्स 5c0 2 की पावर 5। 0 के बाद आपके पास बचेगा 1 कट जाएगा 5c2 2 की पावर 3 3 आयोटा की पावर 2। 2 के बाद 4 बचेगा 5c4 2 की पावर 1 3 आयोटा की पावर 4। प्योर कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्व करने पर ये चीज़ निकल के आ जाती है 244। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा नहीं है तो सिंपल कैलकुलेशन इंटेंसिव सवाल है। तो करेक्ट आंसर आ जाता है थर्ड। डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड बहुत ही स्टैंडर्ड और सिंपल सवाल। 1/, अगर इसका फॉर्म देखें तो लीनियर इन साइन एंड कॉस। डिनोमिनेटर में साइन और कॉस में लीनियर आ रही है। जब भी डिनोमिनेटर में साइन और कॉस में लीनियर आती है तो हम क्या करते हैं, हमेशा उसको ब्रेक करते हैं हाफ एंगल में, tan x/2 में। तो यहाँ पर अपन इसको लिख देते हैं या इधर से सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है 0 से π/2 dx अपॉन 3 + 2 sin x प्लस cos x। सबको हाफ एंगल में ब्रेक करिए तो 0 से π/2 dx अपॉन 3 + 2 sin x को लिख देंगे 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। cos x को लिख देंगे 1 - tan स्क्वायर x/2 होल अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। ऊपर नीचे 1 + tan स्क्वायर x/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर x/2 dx। क्लास में बहुत बार किया हुआ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो 3 × 1 + tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 टाइम्स tan x/2 प्लस 1 - tan स्क्वायर x/2। तो ये चीज़ हमारे पास निकल के आ गई। इंटीग्रेशन 0 से π/2 ऊपर बन गया sec स्क्वायर x/2 dx। नीचे देखो 3 tan स्क्वायर x/2 माइनस tan स्क्वायर x/2 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 tan x/2 प्लस 4। हमको ऑलरेडी पता है क्या करना है, tan x/2 को t रख देंगे तो sec स्क्वायर x/2 इंटू हाफ dx विल बिकम dt। तो लिमिट्स आपकी 0 से 1 हो जाएंगी। x को 0 रखेंगे t 0, x को π/2 रखेंगे तो π/2/2 π/4 tan π/4 1। तो ये हाफ नीचे से 2 कॉमन ले लीजिए तो हाफ इंटू sec स्क्वायर x/2 dx dt। तो आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये बन गया t + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स
t प्लस 1 और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 1, तो ये आ गया tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। और देखें कोई आंसर मैच किया कि नहीं किया। tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 1 कितना π/4, तो सही आंसर है फर्स्ट। मैट्रिक्स पर बेस्ड एक सिंपल सा सवाल, सिर्फ मैट्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग एंड हल्का सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टच। एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो एक को अपन ले लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स। सो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, ये 3x3 मैट्रिक्स है। सारे एलिमेंट क्या हो सकते हैं, या 0 या 1। देन द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑड, सारे एलिमेंट का सम ऑड आ जाए। यानी हम क्या चाहते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 ऑड निकल के आ जाए। सोचो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 9, जब सारे के सारे 1 हो जाएं, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 0, जब सारे के सारे 0 कर दें। नल मैट्रिक्स। अगर ये ऑड नंबर होना है तो 0 से 9 लेकर 1 3 5 7 या 9। अब देखो 0 और 1 है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा नहीं लगानी। सम 1 कब होगा, जब 9 में से कोई एक 1 हो जाए, बाकी सारे 0। सम 3 कब होगा, जब 9 में से कोई 3 1 हो जाएं, बाकी सारे 0। या नेगेटिव तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। तो 1 के कितने सॉल्यूशन आएंगे 9C1, 9 में से किसी एक को 1 कर दीजिए। 3 के कितने सॉल्यूशन आएंगे 9C3, 5 के 9C5, 7 के 9C7 और 9 के 9C9। इनको जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा 256। मैथमेटिकल रीजनिंग पर बेस्ड एक और बहुत अच्छा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान देखें। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बनाना है। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, अपन सिंपल तरीका लगाएंगे, ट्रुथ टेबल बना के मैच करा लेंगे। तो P Q R सारी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। फिर से ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। और आधों को यहाँ ट्रू कर देते हैं और आधों को यहाँ फॉल्स कर देते हैं। ये सारी की सारी 8 पॉसिबिलिटी आ गई। आइए इसी की ट्रुथ टेबल बनाएंगे, फिर कोई भी एक स्टेटमेंट रख के चेक कर लेंगे चारों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर पहले बनाएंगे P एंड Q। तो P एंड Q की बात करें, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट बनाएंगे P एंड R। P एंड R बना देते हैं, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स और फॉल्स। अब हम बना लेते हैं P एंड Q implies P एंड R। तो ट्रू implies फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, ट्रू हो जाएगा। अपन को implies की ट्रू टेबल आती है, फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू implies ट्रू ट्रू। जो ये सारे फॉल्स हैं तो यहाँ पर तो सारे के सारे ट्रू ही रहेंगे। अब कोई भी एक स्टेटमेंट P Q R की वैल्यू रख के अपन मैच करा सकते हैं कौन सा सही है, और अपन वैल्यूज रखेंगे तो सही आता है फर्स्ट। बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड एक सिंपल सवाल, लेकिन इस सवाल के अंदर 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और 5th टर्म फ्रॉम एंड, जो कि बहुत आसान है। इसको अपन देखें तो T5 फ्रॉम बिगिनिंग, तो 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन 2 रेज पावर 1/4, 3 रेज पावर -1/4 की पावर n। और 5th टर्म फ्रॉम एंड कैसे निकालेंगे, सीरीज को रिवर्स कर देंगे, तो यही चीज बन जाएगी 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन 3 रेज पावर -1/4, 2 रेज पावर 1/4 की पावर n। जब भी अपन को 5th टर्म या टर्म फ्रॉम एंड निकालना होता है, हम सीरीज को सिंपली रिवर्स कर देते हैं। तो 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या हो जाएगा NC4, फर्स्ट टर्म की पावर n-4, इन दोनों का डिफरेंस, सेकेंड टर्म की पावर जो नीचे लिखा हुआ है, यहां पर अब आ जाएगा NC4 फर्स्ट टर्म की पावर
इन दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट टर्म की पावर हमेशा इन दोनों का डिफरेंस होती है और सेकेंड टर्म की पावर हमेशा जो नीचे लिखा होता है वही होता है। तो ये अपन को दे रखा है 6 की पावर 1/4। प्योर कैलकुलेशन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू हमको चाहिए दे रखा है इज दिस, ये हमारे पास हमको ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर n की वैल्यू 9 निकल के आ जाएगी। एकलौता वेरिएबल कौन है? n। हमसे पूछा गया T6 सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म हम कैसे लिखा? सिक्स टर्म की वैल्यू अल्फा, T6 कितना दे रखा है? अल्फा 3 की पावर 1/4। तो सिक्स टर्म लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 से 6, फर्स्ट टर्म की पावर 2 की पावर 1/4, इन दोनों का डिफरेंस, और सेकेंड टर्म की पावर हमेशा नीचे वाला 6, ये दे रखा है अल्फा 3 की पावर 1/4। ऐसे अलग कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 84। 3D ज्योमेट्री पर बेस्ड एक अच्छा सवाल, यानी इस सवाल को करने के लिए हमारी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है? ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन अपन को गिवन है। ध्यान समझें, प्लेन की इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, 2x + my + nz = 4, और P एक पॉइंट है, बाहर कहीं कोई पॉइंट है P, तो P पॉइंट है -1, 4, 3। P से इस प्लेन पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये Q पॉइंट है, ये आ गया, ये अपन को गिवन है। ये 2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये इंफॉर्मेशन, ये 2 इंफॉर्मेशन से हमको प्लेन की एग्जैक्ट इक्वेशन मिल जाएगी। पहली चीज, Q इस प्लेन में लाई करना चाहिए, तो हम बोलेंगे Q लाइज ऑन प्लेन। तो Q अगर प्लेन के ऊपर लाई करता है तो 2 × -2 प्लस m × 7/2 प्लस n × 3/2, दिस शुड कम आउट टू बी 4। यह हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो PQ वेक्टर होगा, अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो जो PQ वेक्टर है वो इसका नॉर्मल वेक्टर ही है, इस प्लेन का PQ वेक्टर n फुट ऑफ Q फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो यही इसके प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी है। PQ वेक्टर अगर अपन निकालें तो PQ वेक्टर कितना निकल के आ जाएगा? Q माइनस P कर दें तो -2 और -1 + 1, तो -i कैप। PQ वेक्टर Q में से P के कोऑर्डिनेट घटा दीजिए, तो PQ वेक्टर या QP वेक्टर भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, रेशियो सेम ही आएगा, i कैप। और फिर Q 7/2 प्लस 7/2 -4 j कैप प्लस 3/2 -3 k कैप। तो जो इसका रेशियो होना चाहिए वही का वही इसका रेशियो होना चाहिए। कहने का मतलब इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस mj कैप प्लस n k कैप। तो दोनों का रेशियो लिख दीजिए, 2/-1 शुड बी इक्वल टू m/7/2 -4 शुड बी इक्वल टू n/3/2 -3। 2 इक्वेशन 1 और 2 मिल गई, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इनको सॉल्व आउट हम करेंगे तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू निकल के 1 आ जाती है और n की वैल्यू निकल के 3 आ जाती है। तो हमारा प्लेन हमको एग्जैक्ट पता हो गया, 2x + y + 3z = 4। ये पहला पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कि अपन प्लेन को पता करें, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्या बोलता है? इज द फुट ऑफ द, देन डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द प्लेन अलोंग द वेक्टर दिस। तो P की दूरी प्लेन से नापनी है, ये डिस्टेंस चाहिए अलोंग दिस वेक्टर। तो P पॉइंट से पास होने वाली हम एक लाइन लिखेंगे जो कि इस वेक्टर के पैरेलल हो। तो P पॉइंट से पास करे और इस वेक्टर के पैरेलल हो, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? x, P पॉइंट कितना दे रखा है? -1, तो x + 1 वेक्टर कितना है? 3 इज इक्वल टू y - 4/-1 इज इक्वल टू, उसके बाद z - 3/वेक्टर -4। ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन।
इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपको ये पॉइंट डी दे देगा। तो अपन सॉल्व आउट करेंगे तो ये जो हमारे पास पॉइंट डी निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 2, 3, -1, और जो हमारा आंसर है वो ये डिस्टेंस पी डी है। तो सॉल्व करने पर ये पी डी डिस्टेंस जो निकल के आती है वो निकल के आ जाएगी √26। तो सही आंसर हो जाएगा 3rd। एक और कोनिक सेक्शन पर बेस्ड पैराबोला और हाइपरबोला दोनों के रिजल्ट्स को यूज करता हुआ बहुत अच्छा सवाल। ध्यान देखो, y² = 4x एक पैराबोला है, तो ये इस प्रकार से पैराबोला है y² = 4x हुज फोकल कॉर्ड, अब y = mx इसकी फोकल कॉर्ड है, इसका फोकस कहाँ निकल के आएगा 1,0, तो 1,0 से निकलने वाली कोई कॉर्ड 1,0। आगे बोलता है दिस इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो कुछ इस प्रकार से अपन बना लेते हैं, ऐसे इसको टेंजेंट हो जाती है। अब ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इसका फोकस अपन f कह देते हैं, तो फोकस जो f निकल के आ जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2, तो AE, 0, तो 2 √2, 0। अब ये इफ द फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट पैराबोला एट MN, ये इसको M पर कट करती है और N पर कट करती है, MNN ये आ गया हमारे पास। F इज द फोकस ऑफ हाइपरबोला, क्वाड्रिलेटरल OMFN का एरिया चाहिए, ये O है, तो OMFN इसको अलग ही कलर से बना लेते हैं, तो OMFN इस क्वाड्रिलेटर का हमको एरिया चाहिए। आओ देखें, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं 1,0 से पास होने वाली कोई भी लाइन क्या हो जाएगी y - 0 m × x - 1, y = mx - m। अब अगर ये इस हाइपरबोला को टेंजेंट है तो हाइपरबोला के साथ टेंजेंट की कंडीशन क्या आ जाएगी, c² = a² m² - b²। तो c कितना है m², a कितना है जो 4 ही है, m², b भी 4 ही है, ये निकल के आ गया। तो यहाँ से हमारे पास 4 = 3 m², तो m² की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, तो m की वैल्यू आ गई m² की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। ये अपन ने उल्टा लिख दिया, एक मिनट रुको, इसको गायब कर देते हैं इससे, हाँ इधर जाएगा, तो ये आ गया 4/3, तो ये आ गया 2/√3। तो हमको टेंजेंट की इक्वेशन पता लग गई, क्या आ गई y = m × x - 1, ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब एरिया के लिए जरा एक बात देखो, जो एरिया पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया है OMFN, इसको अपन दो ट्रायंगल की तरह सोचो, OMF प्लस ONF, दोनों का ही बेस कितना है OF। अगर M पॉइंट को x1 y1 मानो और N पॉइंट को x2 y2 मानो, तो OMF का जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा ½ × बेस × हाइट y1, इस हाइट को ले लें, प्लस ONF की अगर बात करें तो इसका देखो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा बेसिकली, तो ½ × बेस × हाइट विच इज -y2, क्योंकि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो माइनस साइन लगाएंगे तब हाइट मिलेगी, तो बेसिकली √2 टाइम्स y1 - y2 अपन को चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इस लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व कर लेते हैं, y² = 4ax के साथ सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको y1 - y2 विल कम आउट टू बी √28। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी लगाएंगे, डिफरेंस ऑफ रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई निकल के, ये तो हाफ कट ही गया, तो √2 × √28 विच कम्स आउट टू बी 2√14। तो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा फर्स्ट। मैट्रिक्स की सिंपल सी थ्योरी पर बेस्ड एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, ए एंड बी दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, और फिर भी ए बी नल मैट्रिक्स है। अगर a × b नल मैट्रिक्स हो रहा है तो डिटर्मिनेंट a × डिटर्मिनेंट b 0 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 केस वैसे बन सकते हैं कि डिटर्मिनेंट a 0 हो लेकिन डिटर्मिनेंट b 0 ना हो, या डिटर्मिनेंट a 0 ना हो
या डिटर्मिनेंट बी ज़ीरो हो या डिटर्मिनेंट ए भी ज़ीरो हो और डिटर्मिनेंट बी भी ज़ीरो हो। देखो ये केस नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो है तो बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए नल मैट्रिक्स होगा, लेकिन ए नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ये वाला केस भी नहीं हो पाएगा। सेम लॉजिक, डिटर्मिनेंट ए अगर नॉन ज़ीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो बी नल मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए भी नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है, और फिर भी ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ए भी ज़ीरो है और डिटर्मिनेंट बी भी ज़ीरो है। तो इकलौता ऑप्शन 2 ax इक्वल टू 0 विल हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया 0, और होमोजीनियस इक्वेशन है ax इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और होमोजीनियस इक्वेशन में डिटर्मिनेंट ए 0, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।